अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज भी बहुत सी खबरें, जिनमें से एक ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान की माफ़ी को फाइनली बिल्कुल कबूल कर लिया है और तौहीन अदालत का जो नोटिस है उसको खारिज कर दिया गया है। अदालत ने इमरान खान की तरफ से जो बयानी हल्फी जमा कराया था उसको देखकर इत्मीनान का इजहार किया और लेकिन ये जो तमाम ये जो पूरा चैप्टर गुजरा इमरान खान साहब का, इन खातून मैजिस्ट्रेट को धमकी देना, ये केस चलना, उसमें पीटीआई के जस्टिफिकेशंस और इसका दिफा करने की कोशिश करना, उसमें दो तीन चीज़ें ज़रूर वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये कि इमरान खान को अदालत से माफ़ी मांगनी पड़ी और इसी के ऊपर उनको रिलीफ मिला। लेकिन आप देखते आ रहे थे कि उनकी पार्टी का एक ग्रुप है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब, वो बहुत मुख्तलिफ ख्यालात रखते थे। वो कहते थे माफ़ी तो अदालतों को मांगनी चाहिए, इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं और इतने सीनियर रहनुमा उनकी पार्टी के हामिद खान साहब जो उनसे फासले हो गए थे इमरान खान साहब के, लेकिन बानी अरकान में से थे, तो हुकूमत जाने के बाद एक बार फिर उनके करीब आ गए। उनके लिए गुग्गू घोड़ा जैसे अल्फाज का इस्तेमाल फवाद चौधरी साहब ने किया। लेकिन आज क्या इस बात का इदराक पीटीआई को हुआ कि माफ़ी इन्हीं हामिद खान ने इमरान खान को इस तौहीन अदालत के केस में सज़ा और नाअहली होने से बचा लिया इस माफ़ी के ज़रिए। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले भी ये बात की थी, मरीम नवाज़ को एवन फील्ड रेफरेंस में जो उनकी बरीयत हुई है, उनके जो केसेस हैं, उस हवाले से कहा था कि शरीफ ख़ानदान को NRO 2 दे दिया गया। इसहाक डार की वापसी के हवाले से भी कल वो अपने जलसे में कुछ ऐसा ही कह रहे थे। लेकिन आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया और ये केस को हम क्योंकि फॉलो करते आ रहे हैं, खान साहब को मौक़े दिए गए मुख्तलिफ, और उसके बाद एक मेक श्योर किया गया अदालत की तरफ से कि वो माजरत करें और ये मामला इससे आगे ना जाए, तो क्या इस बात का इदराक हुआ कि निज़ाम इंसाफ सभी के लिए यकसा तौर पर चल रहा है। तीसरी बात यह कि क्या पीटीआई को इस सारे मामले में इस बात का भी अंदाज़ा हो गया कि आपकी अवामी मकबूलियत कितनी ही क्यों ना हो, अगर आप सिटिंग जज को धमकी देंगे तो उसके नताइज होंगे और फिर अदालत के सामने सरे तस्लीम खम करना ही होगा। ये तो बात हो गई इमरान खान साहब की अदलिया के इदारे के हवाले से। खान साहब ने इस अदालत से तो माफ़ी मांगी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ के जलसे में उन्होंने दूसरे इदारे को, इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर से ज़रूर धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर आपके घर पर डाका पड़े तो फिर चौकीदार आपसे आगे से जवाबन ये कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो क्या आप ऐसे चौकीदार को माफ़ कर देंगे? आवाम से वो सवाल कर रहे थे। और फिर ये भी कहा कि ख़ुद को न्यूट्रल कहने पर आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बात इमरान खान साहब कह रहे थे अदलिया के हवाले से। लेकिन तजाद आज सामने आया जब अदालत में पेशी के मौके पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि आप जैसा बहादुर आदमी ये कैसे कह सकता है कि झूठ मैं बोलता नहीं और सच बोल नहीं सकता। तो इसका इमरान खान साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब आप मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप बयान देते हुए एहतियात करते हैं। तो मेरा आज पीटीआई से सवाल ये ज़रूर होगा कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से के ख़िलाफ़ नारे लगाना, खा वो जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो उनसे भी लगवाना और कल के टेक्सला जलसे में भी लगवाना और पसे पर्दा मुज़ाकरात करना, क्या इसमें तजाद नहीं है? हुकूमत की बात कर लेते हैं। हुकूमत ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मरीम नवाज़ साहिबा ने दीगर हुकूमती वज़रा के हमरा, उसमें ये बात की गई है कि जो साइफ़र लीक हुआ उसमें इमरान खान साहब ने कौम से गद्दारी की, ये अल्फाज इस्तेमाल किए मरीम नवाज़ साहिबा ने। तो सवाल ये कि क्या दहशत गर्दी का मुकदमा बनाने पर जो सुबकी हुई उससे आगे बढ़ के हुकूमत अब इमरान खान के ऊपर गद्दारी से रिलेटेड भी कोई मुकदमा चलाना चाह रही है? उसमें इमरान खान के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी या मुश्किलात बनेंगी? इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और मईशत के हवाले से प्रोग्राम में ख़ास तौर पे आज की बात होगी। हुकूमत ने कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से लेवी ना बढ़ाने का फैसला किया। 12 रुपये कम की गई है, जिससे आवाम को काफ़ी रिलीफ मिला। लेकिन इस बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब के आगाज़ में जो आप गुफ्तगू सुन रहे थे, वही कह रहे हैं कि और खदशे का इजहार कर रहे हैं कि IMF ने भी ये बात उनके सामने रखी थी कि आप लोगों को किस्त मिल जाती है, उसके बाद जो हमारे साथ शराइत होती है उनको आप पूरा नहीं करते, जैसा कि पेट्रोलियम लेवी। लेकिन मिफ्ता साहब कहते हैं उन्होंने यकीन दिलवाया था। तो ऐसा इसहाक डार साहब ने क्या किसी यकीन दहानी के बाद किया IMF के साथ, या फिर इसके नताइज आगे जाकर हमें देखने को मिलेंगे? इन इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद स्टूडियो मेरे साथ बिलाल कियानी साहब मौजूद है। आप कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के बराए तवानाई और मईशत। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगाज़ इमरान खान साहब के केस से करते हैं। अब्बासी साहब, आपसे क्या कुछ नहीं हुआ इस केस के दौरान? आपकी जमात के एक ग्रुप जिसका आगाज़ में मैंने जिक्र किया, फवाद चौधरी साहब, तो कह रहे थे कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी अदालत को इमरान खान साहब से, लेकिन फिर बयान हल्फी भी जमा करवाया, माफ़ी मांगनी भी पड़ी, इन पर्सन भी वो विजुअल्स हमने देखे। खान साहब ने कहा मैडम से कहना जज साहबा से कि इमरान खान आए थे माफ़ी मांगने के लिए। तो पार्टी को किस हद तक इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि आप कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो, जजेस को धमकी नहीं देनी चाहिए? तज्जियाकार हैं, आप कोई भी तज्जिया करें, इमरान खान साहब ने बतौर एक पाकिस्तानी लीडर, एक डेमोक्रेट, अपना कद मज़ीद बड़ा किया। एक तरफ वो चोरों से, करप्ट लोगों से, मनी लॉन्डर से बात नहीं करना चाहते, हाथ नहीं मिलाना चाहते, उनके सामने नहीं जाना चाहते,
और दूसरी तरफ एक जज के वो खुद जाके सामने पेश होते हैं और उससे माजरत भी करते हैं। और हालांकि इमरान खान साहब ने जो बात की थी उसका मकसद ये था कि वो कोई कानूनी एक्शन लेंगे, लेकिन जुडिशरी ने समझा कि इमरान खान साहब ने रेड लाइन अबूर की, तो उन्होंने कहा चूँकि जजेस समझते हैं कि मेरी बात में कोई ऐसी बात है तो मैं अपने आप को अदलिया के सामने पूरी तरह सरेंडर करता हूँ। और ना सिर्फ तो नहीं किया ना अब्बासी साहब, इसी तरह नौयत के केसेस में लोगों को ताहियात नहीं लेकिन नाअहलियां हो चुकी हैं, जेल की सजा भुगत चुके हैं, तो खान साहब ने शौकिया नहीं किया, अदालत ने उनको पाबंद किया माफी मांगने के लिए। इधर ऐसे लोग भी हैं आपके इर्द गिर्द बैठे हुए जिनके लोगों ने जाके नवाज शरीफ ने जाके अदलिया के ऊपर हमला किया था और जाके उनके जजेस के जाके कमरों में चढ़ दौड़े थे। वो लोग हैं जो जजेस को फ़ोन करके उनसे धमकियां दे के फैसले करवाते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको पता है कॉल करके तो क्या क्या फैसले ऊपर नीचे कराने की कोशिश की। अभी मुझे क्यों निकाला की तहरीक चलाई कि इनके बच्चों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे, इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। तो ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। और अभी जिनका आप जिक्र कर रही हैं जिस हुकूमत का, ये उनके लोगों की बात है। इनके मुकाबले में इमरान खान साहब का जाके उस खातून जज के सामने अपने आप को सिरनगू करना, ये कोई इमरान खान की कमजोरी नहीं है, कानून, आइन, जमहूरियत और एक बड़े लीडर का बड़ापन है। इसको आप जिस तरह मर्जी ट्विस्ट करें। मैं समझता हूं कि एक लीडर जो चोरों के सामने जरा नहीं हिलता, अदलिया के सामने सिरनगू होता है, तो इसको क्या कहना चाहती है? वो भी नवाज शरीफ बन जाए, वो हमला कर दे। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है अब्बास साहब। बाकी सियासतदानों ने भी माजी में न सिर्फ माफिया मांगी है बल्कि अपने आप को अदालतों के रहमुख करने में छोड़ा हुआ है। अब भाई साहब मेरे साथ ही रहेगा। मैं सुने आप ये चाहती हैं कि वो ये कहे नवाज शरीफ की तरह कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया है, मेरे एहसास से मेरी दौलत से ज्यादा है, तुम्हें क्या, मेरी मर्जी में जो मर्जी। जायजा लेते हैं कि कितना फर्क था इमरान खान साहब की किस केस का और दीगर केसेस का। अब भाई साहब साथ ही रहेगा। मैं एक तरफ मौकफ अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है। अब भाई साहब ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनका मैं एक्सपर्ट ओपिनियन और फिर मैं बिलाल साहब की तरफ जाऊंगी। अजहर साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। मैं जानना ये आप भी और हम सब भी ये केस तो देखते आ रहे हैं जो इमरान खान साहब का तौहीन अदालत का था। बहुत मामला रहा, मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बयान थे, जैसा कि आप भी जानते हैं। पार्टी के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि खान साहब की कोई गलती नहीं। अभी अब्बासी साहब भी यही समझते हैं कि खान साहब ने ऐसी कोई धमकी नहीं दी थी, लेकिन चलें अदालत ने कहा माफ़ी मांग ले तो उन्होंने मांग ली है। ये फैसला मामलात को आपकी नज़र में क्लियर करेगा कि ये तौहीन अदालत का जो मामला माजी के प्रेसिडेंट्स थे उससे मुख्तलिफ अदालत ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, या मजीद एक फ्री हैंड मिला है समहाउ सियासतदानों को कि आप जजेस के हवाले से कुछ कह दें, आपको मौका जरूर मिलेगा दौरान ट्रायल? बहुत शुक्रिया। अब साहब बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी हिस्ट्री में सिविल कोर्ट्स की कंटेम्प्ट के हवाले से या सेशन जजेस के कंटेम्प्ट से अपनी नौयत का एक ये बिल्कुल मुनफरद केस है। इससे कबल हमने सिविल कोर्ट्स के हवाले से आला अदालतों में केसेस नहीं देखे। अब जितने भी केसेस अब आए हैं वो आला अदालतों की तौहीन के हवाले से चले आ रहे हैं। वो दो तरह की नेचर है, एक तो है अदालती फैसले पर अमल दरामद ना करना और दूसरा है कि अदलिया को मिलाइन करना, डिफेम करना। जहां तक अदलिया फैसलों पर अमल दरामद ना करने का, वो मेरा ही केस है PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 यूसुफ रज़ा गिलानी को जब डिस्क्वालीफाई किया कि तौहीन अदालत, उन्होंने अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। जहां तक बाकी तीन केसेस हैं, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस और पनामा जो जजमेंट थी उस पे उन्होंने जिस तरह की जुबान और बार बार दोहराते रहे, कहते रहे, और उनमें सिर्फ दोनों ने कोई माफी नहीं मांगी। और निहाल हाशमी ने जब केस कंक्लूड हो रहा था उस वक्त आके सारा बहस टेंडर की थी। तो इसलिए इन केसेस का इमरान खान के केस से मैं नहीं समझता मुवाजना किया जा सकता है। इमरान खान ने इसमें कोई है कि उन्होंने हद के इज्जत तो आप कह सकते हैं कि हद तक की एक जज की और माइल्डेस्ट फॉर्म, लेकिन कंटेम्प्ट में मैं भाग नहीं करता, जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक बादियों नजर में यह तौहीन अदालत थी, इसलिए इमरान खान साहब को मौका दिया। और इमरान खान देखे ये तो मानना पड़ेगा कि उस जज के जिसके हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए थे उनकी अदालत में चले गए और जाके वहां पर माजरत कर दी। यानी ये पाकिस्तानी हिस्ट्री में इस तरह मैं जो है ना टेंडर करना, यानी मुझे यूसुफ अपना आसफ अली जरदारी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जब वो दोहरा ओहदा उनके संभाला हुआ था, उन्हें वो बाकायदा सदर के तौर पर भी थे, पार्टी के तौर पर भी थे। तो उस वक्त मैंने यहाँ कंटेम्प्ट फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो उस वक्त आसफ अली जरदारी ने भी अदालतों के सामने अपने आप को पेश कर दिया था और बाकायदा इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सदारती ओहदा छोड़ दिया।
उन्होंने मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो नताइज की धमकी इमरान खान साहब ने दी थी कि आप फिर हम देखें क्या कर लेंगे, जिसको पीटीआई अब उसकी ये तशरीह करती है कि वो कह रहे थे कानूनी तौर पे हम क्या कर लेंगे, तो ये इन सब लोगों से मुख्तलिफ नहीं था उस नतीजे? क्योंकि अदालत ने भी मुख्तलिफ मौके पे बात ज़रूर कही है कि हम ये नहीं करने दे सकते कि आप किसी जजेस को धमकी दें नताइज की और उससे उनका काम इफेक्ट हो। और ये उन्होंने कहा कि हमारी अपनी जजेस का मातहत अदलिया का मामला है, इसलिए हमारे लिए बहुत सीरियस है। मुख्तलिफ मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बात कही थी कि ये हमारे लिए ज़्यादा सीरियस नौयत का मामला है, क्योंकि इससे काम करना डिस्टर्ब करेगा आगे फ्यूचर में। जजेस के कोई भी सियासतदान जो पॉपुलर होगा वो आके इस किस्म की बात करके धमकी दे देगा कि कल को हम आएंगे तो फिर निमट लेंगे आपसे। देखिए यही तो बात थी, यही वो बुनियाद थी, उसी की क्लैरिफिकेशन को सामने रखते हुए अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस किया था। अगर ये ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ अपना कंटेम्प्ट होती तो और इमरान खान साहब ने गैर मशरूत माफी भी नहीं मांगी अदालत से। अगर कंटेंट्स आप देख लें तो अगर गैर मशरूत माफी होती तो इसका मतलब तो ये था कि वो ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट थी। इसमें कोई शक नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अगर मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, हम अगर मिसाल के तौर पर इस तरह की तौहीन अदालत अगर शुरू हो गई तो फिर तो यहाँ सिविल कोर्टों सेशन कोर्टों में मैं रोजाना के 20 वाकई आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जहां की तौहीन होती रहती है। लेकिन एक बात है कि आइंदा से एक प्रेसिडेंट जरूर सेट हो गई है कि इस तरह का सिविल कोर्टों का या सेशन कोर्ट के ऊपर कोई भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अगर तौहीन करने की कोशिश करेगा तो उसे नताइज भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन एनी केस भुगतना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सारे का सारा नोटिस जो है वो विड्रॉ डिस्चार्ज कर दिया है और चीजें जो है ना अब आगे की तरफ चल रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं तो पहले दिन से ये बात कहा है और मैं कहता रहा हूं और आज भी मैं इस पे क्लियर हूं कि ये तौहीन अदालत मेरी जाती राय के मुताबिक इसलिए नहीं बनती कि आइन के आर्टिकल 204 में अदालत की कार्रवाई कर रही है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में है, वो नीचे आके आप कंटेम्प्ट ऑफ उनसे नीचे मातहत उसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आप साहब समझते हैं कि अब इस फैसले या इस पूरे केस के हवाले से ये एक और नई बात भी जरूर से बिलाल साहब, मैं आपसे इकोनॉमी पे तो तफसीली बात प्रोग्राम के दूसरे से मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन नई अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया, एक मुख्तलिफ किस्म का रवैया इस केस के अंदर सामने आया। हम जिन भी लोगों से बात करते हैं इस बारे में, एक्सपर्ट से, वो भी ये समझते हैं। आप समझते हैं कि अदालत की तरफ से एक मामला तय किया गया है सियासतदानों के लिए, जो आप लोग समझते हैं इसको खुश आइंद कि आप कोई बात कर दें, अगर फरते जज्बात में भी कह दें तो आपके पास एक मौका अदालत आपको दे रही है, एक लीडर, एक कौमी लीडर होने के नाते भी इतने आराम से आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा आपके वोटर सपोर्टर को हर्ट करके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जजेस और जो बेंच है उसका फ़ैसला है और जो भी फ़ैसला होता है उसको कबूल करते हैं हमारी जमात ने, बिलखुसूस हमारी लीडर्स ने, हमारी पार्टी के नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज साहबा हों, दीगर हमारे जो लीडर्स हैं जो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अमल से पिछले चंद सालों में गुजरे और उसके बावजूद कोर्ट्स के सामने पेश भी हुए हैं, जेलें भी भुगती हैं, और ये जानते हुए कि कभी कभी जो हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं और फ़ैसलों से हम यकीनन इख्तलाफ करते थे, मगर उसके हमें फिर भी अपने आप को उन्हें हमेशा पेश किया। देखिए, ये इस फ़ैसले को आप इसके ऊपर जो तबसरा कर लें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या जो फ़ैसला आज था उसकी क्या ग्राउंड्स थी, जस्टिफिकेशन थी, मगर बुनियादी बात यह है कि इमरान खान ने एक ख़ातून जज के मुतालिक ये बात की, उनने उनको ये धमकी दी। ये इनका रवैया ना सिर्फ जजेस के साथ मगर हर उस इदारे के साथ है जो उनकी मंशा के मुताबिक नहीं चलता, चाहे वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनकी उन्होंने खुद तारीफ़ की और इन्हीं के नॉमिनी थे, मगर क्योंकि वो जावेद इकबाल नहीं बने नैब के चेयरमैन की तरह, क्योंकि तैयबा गुल इनके पास नहीं थी उस केस में अगवा करने के लिए, क्योंकि उनकी उम्मीदों के ऊपर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस तरह नहीं उतरे कि उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी, तो उनके ऊपर भी तनकीद शुरू हो गई। जब एक शख्स है जिसको बैसाखियों की आदत है, पूरी ज़िंदगी पहले इस शख्स ने सियासत और खैरात के नाम पर पैसे बटोरे हैं, अगर अपने अखराजात पूरे करने ज़ाती या सियासी तो वो फ़ॉरेन फंडिंग पे, अगर जलसे करने तो वो भी बैसाखियों पे, अगर हुकूमत बनानी है तो वो भी बैसाखियों पे, अगर हुकूमत रखनी है वो भी बैसाखियों पे। तो इस शख्स को एक आदत है, और जब इसकी कोई भी रियासत का सतून इसकी जो ज़रूरियात हैं या जो जिन बैसाखियों की इसको ज़रूरत होती है इस शख्स को, जब वो नहीं मिलती हैं तो ये उसके ऊपर तनकीद, पगड़ियाँ उछालना, उनको हार्म्स वे में डालना। अगर आप ज़ेबा साहिबा जो जज साहिबा थी उनके मतलब अगर गुफ्तगू देखें, चलें आज जो भी है और जो भी इन्होंने बात की, आप मुझे बताइए कि विल शी फील सेफ नाउ
वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट, या क्या ये यकीन क्योंकि अदालत ने कंक्लूड कर दिया और नहीं वो कर दिया, मगर आप मुझे बताएं, आप देखिए कि लंदन की सड़कों पे जो मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो रवैया हुआ, लेकिन एक माजी भी तो है, और अभी हाल ही में भी अगर हम देखें बेशक ज्यादा एहतजाज, इस किस्म का एक ज्यादा रवैया पीटीआई की तरफ से देखने को जरूर मिलता होगा, लेकिन लंदन में एहतजाज आप लोगों ने भी उनको काउंटर करने के लिए जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर एहतजाज किए, तो हमें तो दोनों तरफ से मामला ऐसे नजर आ रहे हैं कि जो बात पीटीआई करती है उसको रेप्लिकेट करती हुई दूसरी सियासी जमात। बात यह है कि इमरान खान साहब डिलिबरेटली जानबूझ के इस तरह का रवैया इंकरेज भी करते हैं, उकसाते भी हैं और धमकियां देते हैं। देखिए इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले एसपी को इनने मारा पीटा, पीटीवी के ऊपर हमला किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर रियासती अफसरान और सीनियर ऑफिशियल्स के मतलब ये कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये इनका एक रूटीन है, ये एक वन ऑफ नहीं है। इस दफ़ा चलें, हो सकता है कि इनके राइट लेफ्ट ने कहा होगा और इनको समझाया होगा कि जनाब ये हमारे लिए बड़ा लीगल मसला बन जाएगा, तो खान साहब ने शायद कड़वा घूम पी के आके ये बात की है, मगर वी ऑल नो कि उनका रवैया अभी भी ये है। कल भी आपने देखा जलसे के अंदर ये ऐसी बातें कर रहे थे, तो ये तो आप ये और खवातीन के हवाले से खास तौर पे जो एक मिसोजनी है, हमने मरियम नवाज साहिबा के मुतल्लिक भी कल फिर से देखा किस तरह का ट्रेंड ने चलाया, ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक, सहाफ़ियों के मुतल्लिक। मैं इस पे बात करती हूँ और अक्सर बात करती हूँ, लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि बहुत हद तक हम किसी एक साइड को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बेशक बराह रास्त जलसे में बात करने की एक अलग नौयत होती है या सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलवाने की, लेकिन हमें इस किस्म के रवैये नजर आते ही है। मिसोजिनी से रिलेटेड अगर स्पेसिफिक ना भी करें, लेकिन धमकाने के और नताइज की धमकी राना सनाउल्लाह साहब भी पंजाब के अफसरान को दे चुके हैं। अब्बासी साहब, आप ये कहिएगा, साइफर के हवाले से अगर हम बात करें, मैं आगे जाके अजहर साहब से भी इस पे बात करना चाहूंगी क्योंकि गद्दारी के मुकदमा बनाने की बात हो रही है। पहले उस साइफर के ऊपर आप लोगों ने सियासत की और अब लगता है कि हुकूमत भी भरपूर तरीके से करना चाह रही है। कल गुफ्तगू आपने सुनी होगी, ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि कौमी राज अफशा करने की ये कोशिश की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से, और ऑडियो के अंदर हम भी सुन सकते हैं कि साइफर से खेलने की वो बात कर रहे हैं। आप लोग इस इल्ज़ाम का दिफा कर पाएंगे कि अगर ये बात कही जाती है कि मुल्की इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए या उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हुए जो बातें ऑडियो में हमने सुनी है? अच्छा अफसा साहबा, इनकी सियासी बेवकूफ़ियों का अंदाज़ा लगाएं। ये लोगों को अभी तक वही 90s वाला समझते हैं कि लोगों को ये बेवकूफ़ बना लेंगे। अभी मरियम साहिबा जब ये साइफर आया था तो कस्में उठा रही थी कि साइफर है ही कोई नहीं, ये कतरी खाता है, ये जाली है, ये है ही कुछ नहीं। और उसके बाद उनको समझ ही नहीं आई ऑल ऑफ अ सडन कि एकदम से वो साइफर जो हकीकत था उसको हकीकत मान लिया और अब उस पर इंक्वायरीज करा रहे हैं कि वो ख़त चोरी हो गया। आप सबको पता है कि वो जो ओरिजिनल लेटर है जो साइफर था वो तो था ही वज़ारत ख़ारजा के पास, उसकी कॉपी सब जगह पे गई। एक कॉपी स्पीकर के पास पड़ी है, एक कॉपी प्रेसिडेंट के पास पड़ी है, एक कॉपी चीफ जस्टिस के पास पड़ी है। और ऊपर से इनकी बेवकूफ़ी देखें, इनको याद नहीं जी, इनको याद ही नहीं है कि इन्होंने एक साइफर पे एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी शहबाज शरीफ इंपोर्टेड वज़ीर आज़म कर चुके हैं, लेकिन ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं और इनको कौन आके एजुकेट करता है सियासत में कि या पाकिस्तानी लोगों को ये वही समझते हैं कि वही शायद बिरयानी खाने वाले जो चंद इनके इर्द गिर्द हैं वो लोग हैं। मतलब हमें तो मजाक लग रहा है इनकी। आज मैंने मरियम साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मरियम औरंगजेब की, तो यकीन माने ना ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रही हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, साइफर हकीकत है और इमरान खान का मौक़िफ़ 100% सही साबित हुआ। साइफर तो जरूर अब्बासी साहब आया, हम बिल्कुल उस बात को बहुत पीछे ले जाते हैं। मैं चाहती हूँ आप इसकी अपडेटेड कोई वर्जन अपने ओपिनियन का दीजिएगा कि जो ऑडियोज दोनों सामने आई हैं उनमें एक ऑडियो में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं और जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कि फिर मिनट्स तो मेरे हाथ में होंगे, मतलब जो मर्जी लिख दें उसके अंदर हम। तो इसके ऊपर बेसिस पे हुकूमत ये बात कह रही है कि आप एक जो साइफर है, जो कि ऐसा मामला सिफारती नौयत का प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मामला था, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर खेलने की कोशिश कर रहे थे और ये मुल्क से गद्दारी है। इसको आप लोग दिफा कर पाएंगे? मेरा ये सवाल था ऑडियो के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। ऑडियो आपकी कहीं दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं आपका सवाल सुन नहीं सका। अगर मुख्तसर सा मुझे
रिपीट कर लें। मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि इस अगर हुकूमत ये कहती है कि जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ऑडियो में करें, मैं कई दफ़ा सुन चुके होंगे, मरियम औरंगजेब को भी आपने सुना होगा, वो लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं उसको, कह रहे हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्तेमाल हुआ, हमारे सफारती ताल्लुकात ख़राब करा दिए। हिनर खर साहिबा ने उस दिन कहा कि अमेरिका जाके हमें उन लोगों से बहुत मुख्तलिफ नौयत की बात करनी पड़ी। वो ये भी कहती हैं कि हमारे जो सिफारतकार हैं उनके लिए मुश्किलात बन जाएंगी फ्यूचर में। हुकूमत इस तरीके से आप लोगों के ऊपर रख रही है इस मामले को। जी, पहली तो ये बात जो ये बड़ा वावेला कर रहे हैं कि नाम, आज मरियम औरंगजेब भी कहती कि नाम ना लेना। अब नाम ना लेना तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। हम सब, मैंने भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की जिसमें हमें कहा गया कि जी आपने मुल्क का नाम नहीं लेना जब तक कि उसको डिमार्श नहीं किया। जब मीटिंग होगी और डिमार्श कर दिया फिर मुल्क का नाम सामने आ गया। फिर और कौन सी बात है? अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कोई गलती है तो आपको तो 6 महीने हो गए, हमने आपको जगह जगह जलसे में या आपको इम्पोर्टेड हुकूमत को हमने शर्मिंदा कराया कि आप हुकूमत आपने मांग तांग के लिए है और ली भी उस मुल्क से है जिसका हमने नाम भी ले लिया। तो ये अगर तो 4.5-5 महीने ये क्या करते रहे? और अगर जो मिनट्स है वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और क्या चीज तब्दील हुई है, क्या मुझे बताएं? यही तो बात है ना सर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को वो कह रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक बना लेंगे और उस ट्रांसक्रिप्ट को अवाम के सामने रखेंगे। अवाम को क्या फर्क समझ आता है? इमरान खान साहब आगे से कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट है या साइफर है। जी, जो उस ऑडियो लीक का इन्होंने नीचे स्क्रिप्ट लिखा उसमें अपनी मर्जी इन्होंने खुद डलवाया, इनके मीडिया सेल ने डलवाया। वहां अपनी मर्जी की तो बात नहीं हो रही। उन्होंने कहा मिनट्स ऑफ द मीटिंग मैंने लिखने। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ऐसी कौन सी बात है? एक सिंपल बात है, छोड़े आवाम क्या सुनना चाहती है। क्या अमेरिका से धमकी आई? क्या उन्होंने इमरान खान हुकूमत को चेंज करने की बात की? बात खत्म, वन लाइनर है। और क्या हुकूमत इल्जाम भी यही लगा था भाई साहब कि ये एक सिफारती मामला था, उसको आप लोगों ने वैसे बना के पेश किया कि अवाम क्या सुनना चाहती है। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूं भाई साहब, आज़र साहब की तरफ से उन्होंने जाना है। मुझे बताएं एक मिनट, सफारती मामला कैसे है? कैसे कोई मुल्क कह सकता है कि इसकी हुकूमत को तब्दील करें? क्या उनके राइट है? चलिए ये देखते हैं फिर अब इमरान खान साहब कब तक इस बात के ऊपर आगे मजीद कायम रहेंगे। चलिए मैं आती हूँ दोबारा भाई साहब, वो आका है और ये गुलाम है। चलें अभी आप लोगों का, अच्छा अभी तक वो मौकिफ है हमको गुलाम है वाला, क्योंकि खान साहब मेरी इत्तलात के मुताबिक अमरीकी सफीर से भी मिल चुके हैं, ये इम्पोर्टेड अमरीकी नुमाइंदों से भी मुलाकातें कर रहे हैं और राब्ते कर रहे हैं। तो अगर आप चले अब भाई साहब आपको दोबारा आज़र साहब के जाने में मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आज़र साहब की तरफ जाऊंगी। अजहर सिद्दीक साहब मुझे प्लीज ये बताएगा अजहर साहब कि ये साइफर जो है इसके ऊपर आपकी नजर में हुकूमत मुमकिना तौर पे क्या कार्रवाई कर सकती है? आर्टिकल 6 के हवाले से मामला बन सकता है या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक भी देखा जाएगा तो 62-63 के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है मुमकिना तौर पर? अगर आप हमें कुछ बता सकें कानूनी तौर पर। देखिए 2-3 चीजें तो बड़ी समझना जरूरी है। आर्टिकल 6 तो ऐसे हम बांट रहे हैं जैसे कोई दाल बांट रहे हो, जैसे कोई मिठाइयां बांट रहे हो। आर्टिकल 6 का इतलाक वहां होना है जहां सबवर्जन हो, एब्रोगेशन हो, जो आईने पाकिस्तान 1973 के हवाले से। और होता ये है, और ये क्यों कहा जाता है कि आइन एक मुकद्दस किताब है, उसमें प्लस माइनस तफरीक जमा मनफी नहीं हो सकता। उसमें अगर आपने कोई तरमीम करनी है तो यू नीड टू हैव 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। और ये अमूमन डिक्टेटर करता है, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर की बात है। उससे पहले कई दफा जियाउल हक के दौर में एब्रोगेशन हुई, बाद में उन्हीं पार्लियामेंटेरियन ने उनको बाकायदा जिला बख्श दी। 270 AA आर्टिकल आया जनरल मुशर्रफ का भी 1999 एक्ट के भी। आज तो ये तो खाम ख्याली है, ये तो कौम को गुमराह करना है कि आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। हाँ अब ये कैसे? अच्छा ये और दूसरी बगावत कहाँ है? वो 124 सडिशन को अगर आप समझने की कोशिश करें, सडिशन तो है कि किसी गवर्नमेंट को ताकत या किसी और तरीके से गिराने की कोशिश करना, वो भी नहीं लगता इसके हवाले से, के हवाले से। हाँ तीसरी तो बात है, मिसाल के तौर पर कह रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, एक वो साइफर की मुदाखलत की बात कर रहा है मुल्क के अंदर, ये ऑफिशियल सीक्रेट तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश के बेनकाबी के हवाले। ये इंग्लैंड का एक बहुत मशहूर केस है, मैं उसका जिक्र तफसील नहीं कर सकता। वहां भी ये कहा गया कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की। जब कोर्टों में गया, कोर्टों ने उसको जज किया, उन्होंने कहा ये तो मुल्क की के हवाले से बात है, इसमें तो लग नहीं सकता। हाँ आगे आ जाए, क्या कर सकते हैं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर लेकिन अजहर साहब इसके ऊपर अगर हम, क्योंकि अब हम एक सिफारती ओपिनियन भी इसके ऊपर ले चुके हैं, कई दिनों से, महीना हो गया हम इसके ऊपर महीने हो गए बहस करते आ रहे हैं,
तो जो लोग समझते हैं इन मामलात को उस हवाले से वो ये बात करते हैं कि साइफर एक बड़ी निजी किस्म की एक जो होती है वो बातचीत होती है जो अपना हमारा सफीर लिखता है वहां से, तो उसके ऊपर सियासत करने के हवाले से वो समझते हैं कि इसकी ना कोई मिसाल माजी की मिलती है और ना इस तरह का मामला कभी देखा, जिसको बेसिस बना के हुकूमत ये कहती है कि आप बतौर प्राइम मिनिस्टर 8 या 9 तारीख को आया हुआ अपने ही एक सफीर का मैसेज उसको मैनिपुलेट करके 27-28 तारीख को एक जलसे के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की साजिश की गई। अच्छा, आप तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मेमो स्कैंडल में हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से सिर्फ एक कोई साइन नहीं थे, एक छोटी सी एक मेमो आया। उस मेमो में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा पिटीशन आई और नवाज शरीफ पिटीशन लेकर गए थे उस वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है। और सुप्रीम कोर्ट ने तीन चीफ जस्टिस जो थे मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, उनका एक कमीशन बनाया। कमीशन बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ा सीरियसली टेकअप किया। आपकी इस बात में तो है कि ये मान लिए कि अगर ये कोई इनर आपस में कोई गुफ्तगू भी थी, लेकिन उस गुफ्तगू के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप कैसे लगा सकेंगे, ये एक बहुत $1 बिलियन सवाल है। और दूसरा ये है कि और ऑडियोज की कानूनी हैसियत भी अजहर साहब, ये भी एक होगा मसला इनको पेश आएगा गवर्नमेंट को कि ऑडियोज की मुबैना तौर पे क्या अहमियत हो सकती है। हाँ, ये ऑडियो वाला मामला जो है ये बड़ा सीरियस है, लेकिन इसमें भी आपको पता है कदगन है। अरशद मलिक के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम सफदर ने कुछ ऑडियो वीडियो रिलीज की थी, तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की ऑडियो अगर ये जितना भी मटेरियल आए, जब तक इसका फॉरेंसिक नहीं होता, जब तक टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जाम नहीं होता, इसको यूज ही करते किसी तरह से भी। तो अगर उन ऑडियो के हवाले जो अजहर साहब मुझे ब्रेक में भी जाना है जी। बिल्कुल सही, आपने जो एग्जांपल दिया मैं इसको कोट करते हुए आगे बात लेके जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आप वक्त का। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे इकोनॉमी के ऊपर भी, और इमरान खान साहब ने टेक्सला में जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा उसकी बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हम बात करें। एक तो इमरान खान साहब को अदालत से तो जो आज रिलीफ मिला वो मिला, हुकूमत लेकिन उनके हवाले से सख्त कार्रवाई करने जा रही है, करना चाहती है। जो उनकी ऑडियो आई उसके हवाले से बिलाल साहब ये कहिएगा, एक तो अजहर साहब भी बात कर रहे थे कि इस चीज़ से हमें आगे निकलना चाहिए, गद्दारी के मुकदमात इन मामलात के हवाले से आप लोग एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं इस ऑडियो के बारे में। और दूसरी बात, कल इमरान खान साहब ने कुछ बातें कही जिनमें से एक ये भी थी जो कि आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी है कि ताकतवर हल्कों ने इसहाक डार को NRO का दिलासा दिया, इसलिए वो वापस आ गए, वरना तो वो पाकिस्तान आ नहीं रहे थे। तो क्या ऐसा ही हुआ है, वरना इसहाक डार साहब अचानक से वापस कैसे आ गए, उनको मिनिस्ट्री का चार्ज भी संभाल लिया उन्होंने? जी देखिए, सबसे पहले तो बात ये जो ऑडियो लीक की है और ये जो साइफर की है और ये जो इन्होंने तमाशा खेला और लोगों को फिर से गुमराह और गुमराह करने की, बेवकूफ़ करने की कोशिश की, जो हम उस वक्त भी कह रहे थे जब इन्होंने ये साइफर करके ये बैरूनी साजिश का तमाशा चलाया था, क्योंकि उस टाइम पे इनको अपनी नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक वाज़ेह शिकस्त और एक एम्बैरेसिंग डिफीट नज़र आ गई थी। तो उस टाइम पे इन्होंने सोचा कि क्या कहानी बना सकते हैं कि किसी किस्म की फेस सेविंग करें जिसकी बुनियाद पे जाके फिर ये आके तू तरह करके जलसे जुलूस करें। तो उन्होंने उस टाइम पे ये कहानी की और हम जो बात उस टाइम पे कर रहे थे वही ऑडियो लीक्स में सामने रखी है। इमरान खान साहब कहते हैं हम बराबरी के इंटरनेशनल ताल्लुकात चाहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ब्लूमबर्ग पे जाके टीवी एंकर को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें पैसे अभी तो आप जरा इसमें आई वांट कि हम इस पे जरा अगर आप मुझे इजाजत दें। नहीं, मैं साइफर से कॉन्टेक्स्ट में ही कह रही हूं। जी मगर देखिए बात ये है कि ऑडियो लीक्स में वो क्या कह रहे हैं कि जी इस पे हमने खेलना है और ये फॉरेन सेक्रेटरी साहब को बुला लें, खामोशी से बैठ के उस तरह के मिनट्स बना देंगे जिस तरह के हम चाहते हैं और अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो ये इसको अगर आप इस बात से जोड़ें, और ये इन्होंने इस टाइम पे किया, और ये याद रखें ये इन्होंने इस सारी बात इनके मुताबिक ये साइफर वहाँ पे 7 तारीख को मीटिंग हुई, 8 तारीख को साइफर आया मार्च में, इनको ख्याल नहीं आया जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये हार नहीं गए, वाज़ेह शिकस्त नहीं होगी तो ये तब तक इनको याद नहीं आया। बीच में डोनाल्ड लू को US एम्बेसी पे एक इवेंट पे भी बुलाया, बीच में OIC के यहाँ पे जो हमारा समिट हुआ था उसके ऊपर इन्होंने अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आई थी, तो उस टाइम इनको याद नहीं है। इन्होंने उस टाइम पे जब इनको हाथ पांव फूल गए थे कि अब हम हार गए हैं तो क्या कहानी बनानी है, तो ये इन्होंने सर जोड़ के अपनी तरफ से ये एक कहानी बनाई जो सबके सामने बयान हुई। और देखिए ये क्यों सीरियस है, क्योंकि इन्होंने एक चीज को पकड़ के जो कि आज हमने नजर आ गई है MLF-ID कि चले हम पहले कहते कि इन्होंने एक बात को उस तरह बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से चलाया क्योंकि बेवकूफ़ थे, मगर अब हमें MLF-ID या इनकी जो मिलिशियस इंटेंट थी या इनकी जो बदनीयती थी वो इस ऑडियो लीक में नजर आई कि किस तरह इन्होंने इस चीज़ को लेके खेला और उससे एक कहानी बनाने की कोशिश की और उसके नतीजे में, और ये सबसे बड़ी संगीन बात यह है
कि आपने ना सिर्फ हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, अपनी सियासत को और अपनी कुर्सी से चिमड़ने की कोशिश के अंदर आपने वो कॉम्प्रोमाइज़ किए, इसको आप उस बात से जोड़ें जिस तरीके से IMF का प्रोग्राम स्टॉल किया, हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे दोनों चीज़ों को इन्हें जेपरडाइज किया, और साथ ही साथ इस सारी कहानी को बुनियाद बना के पार्लियामान डिसॉल्व की, which constitutes a version of constitution। और दूसरी बात, और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बाद में रूलिंग आई, where they set aside the ruling of the deputy speaker, जो प्रेसिडेंट की एडवाइस पी थी, जिस पे उन्होंने कहा था कि this is contrary to the constitution and the law and of no legal effect। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 की यूनानिमस डिसीजन से दी थी। और तो इन लोगों ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपकी, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज की और कॉन्स्टिट्यूशन की सबवर्जन की, और ये जानबूझ के की। और आज तक अभी आपने अब्बासी साहब को सुना है कि ये हकीकी आज़ादी इसलिए बोल रही है क्योंकि इनके पास कुछ और है नहीं। भी तो कोई बात सामने नहीं रखी। उसने शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दी बात, तो जब वो अपने बैरूनी दौरे से वापस आए थे, कि बहुत से ऐसे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने हमसे ये बात कही कि इमरान खान साहब जो है वो पता नहीं अपने आप को समझते क्या थे, अकले कुल समझते थे, और इस वजह से मुल्क के ताल्लुकात भी ख़राब हुए। लेकिन ऐसा कुछ कहीं पर इस्टेब्लिश नहीं होता, किसी भी सरबराह मुमलिकत की तरफ से, किसी ज़राए से भी इन 3.5-4 साल में कोई खबर ऐसी नहीं आई कि इमरान खान साहब का कोई कॉन्डक्ट किसी दूसरे मुल्क के सरबराह को पसंद नहीं आया और उसके ऊपर कोई खबर किसी ज़राए से तो निकलती। क्या आप मुझे बताएं कि जो इस तरह की बातें इमरान खान साहब ने की थी, अगर चले अमेरिका का सदर आके कैमरे पे नहीं बोल रहा, तो आपका क्या ख्याल है कि जिस तरह का इनका रवैया रहा है अमेरिका के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात, या जो EU के साथ इन्होंने किया, जिस तरह ग्लोबली हमें जगह जगह आइसोलेट किया। मैं कुछ 1-2 ममालिक में वज़ीर-ए-आज़म साहब के वक्त में खुद गया हूँ, वहाँ पर टर्की में मैंने देखा है जिस तरह की इन्हें तबाही की हुई थी, और दीगर ममालिक में हम गए जहाँ पे हमें जाके बाकायदा अश्योरेंसेस देनी पड़ी हैं। IMF के साथ जो रिवाइवल हुआ प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर इस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट, मैंने खुद कुछ मीटिंग्स के अंदर और इंटरनल मीटिंग्स में भी और IMF की 1-2 मीटिंग्स में मैं बैठा हूँ, इट इज इनक्रेडिबल कि हमें वो ट्रस्ट डेफिसिट किस तरीके से पूरा करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रस्ट को आप लोग क्या पूरा करने जा रहे हैं? नहीं, जो IMF के साथ ट्रस्ट डेफिसिट था, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। उसके बाद भाई साहब, अब इमरान खान साहब ने कल मजीद बातें कर दी हैं, और जो उन्होंने जलसा किया उसमें उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स के हवाले से मैंने आगाज में जिक्र किया, उन्होंने कहा, लेकिन आज जब अदालत में उनसे पूछा गया, एक तरफ वो कह रहे थे अवाम न्यूट्रल से जवाब तलबी करेंगे कि आप कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे हो किसी से तो मोहतात तो होना चाहिए। अदलिया में आज अदालत में उनका ये सवाल उनसे सहाफ़ी अदील सरफराज साहब ने किया था। तो आप ये बताइएगा कि एक तरफ खान साहब मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, दूसरा अगर तलबा सामने हो या जलसा सामने हो और अवाम सामने हो तो वो नारे भी लगवा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्या मामला चल रहा है? अच्छा, एक तो कियानी साहब ने कहा कि देखना जी इमरान खान साहब ने मीटिंग कर ली साइफर पे, तो मीटिंग का ड्रामा किया। मुझे बताएं, वज़ीर ख़ारजा को, सेक्रेटरी ख़ारजा को और प्राइम मिनिस्टर को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग को ये इन्होंने क्या समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में घर में बैठ के किचन में बात होती है उस तरह होनी चाहिए थी। तो एक बाकायदा तरीके से मीटिंग हुई, और जिस मीटिंग के मिनट्स आए और जिस मीटिंग के ऊपर एक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस पर सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की और एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीटिंग की, दोनों ने उसकी हैसियत को तस्लीम किया। हाँ, हमने कहा कि जी उसमें मुदाखलत भी हुई है और साजिश भी हुई है, इन्होंने कहा खाली मुदाखलत है। पहले मुझे आप दोनों बताएं, मैं आप दोनों को मुहिब वतन पाकिस्तानी समझता हूँ। आपको ये बात पसंद आएगी कि अमेरिका किसी तरीके से भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को तब्दील करने की, अमेरिकन कोई भी अंडर सेक्रेटरी हो या कोई भी हो, वो बात करे? ये आपको ज़ेब देता है? आपको लगता है कि ये आज़ादी है? ये तो गुलामी है। मुझे ज़ाती तौर पे तो ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि इस किस्म की बात कोई अंडर सेक्रेटरी या कोई भी करे और उसके बाद आप उनको OIC में भी बुलाएं, आप अगले 15 दिन उसका इंतजार करें बतौर पाकिस्तानी। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तो फिर उस मुल्क को फौरी तौर पे आपको डिमाश करना चाहिए और उनके सफ़ीर को बुला के, जो कि उस वक्त थे ही नहीं पाकिस्तान में उनके सफ़ीर, लेकिन जो भी उनके यहाँ पे अहदेदार थे, उनको बुला के एहतजाज करना चाहिए था, बजाय इसके कि आज इमरान खान साहब अमेरिका में PR फर्म हायर कर ले, उनके जो सुफरा हैं, उनकी जो शख्सियात हैं, उनसे सेपरेटली, जिसमें हर्ज कोई नहीं है सियासतदानों का। आप लोगों ने अब्बासी साहब एक और भी मुकदमा बनाया था सहाफियों और सियासतदानों के खिलाफ, ये लोग अमेरिकियों से मिलते रहे और ये गद्दार हैं, इन्होंने $डॉलर लिए हुए हैं, लेकिन सब में तजाद नजर आया था। भाई साहब, ये बातें आप ये कहना चाह रही हैं कि चूंकि वो साइफर आ गया था, अभी उस पर बहुत सारा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी थी, हम फटाफट रफड़ डाल देते। पाकिस्तान की तारीख में पता नहीं कितने अरसे बाद इमरान खान की जो डिप्लोमेसी थी उसकी वजह से यहाँ OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो हम खराब कर देते। ये कौन सी अक्लमंदी थी? हमारे मुल्क में इस्लामी दुनिया सारी आ रही थी और हम वहाँ जाके अपने दूसरे सवाल का जवाब दे दे। पार्लियामेंट डिसॉल्व हो सकती है। ये आपकी बात बिल्कुल हकायक के मुनाफी। नंबर 2, उसके लिए जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं जब वो डिसाइड करते हैं तो प्रॉपर डिमार्च किया। अच्छा, वो शहबाज शरीफ साहब को अमेरिका में डांट पड़ी। अब्बासी साहब, वक्त खत्म हो रहा है, एक क्विक कमेंट कीजिएगा। मैं फिर उनसे बिलाल साहब से इकोनॉमी मुज़ाकरात हो रहे हैं इसलिए न्यूट्रल ना रहें आप, ये पैगाम था जलसे में इमरान खान साहब का।
जी। और वो ये जो इमरान खान जब गए तो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इमरान खान का इस्तकबाल हुआ वो तो मिसाल ही था। अब रही बात इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा जी मुलाकात पे मैं ज़ाहिर है कोई झूठ भी नहीं। भाई साहब आपको मेरे सवाल की मुझे लगता है न्यूट्रल्स के बारे में लगता है भाई साहब डॉज कर रहे हैं मेरा सवाल। खान साहब ने भरे जलसे में परसों नारा लगवाया, आप भी कुछ कह दें क्या? अगर पाकिस्तानी जो इदारे हैं उनसे किसी से कहीं मामलात मुज़ाकरात होते हैं तो उसके लिए वो ज़ाहिर है उसकी बहुत सारे नॉर्म्स तो मुज़ाकरात, लेकिन ये बात याद रखिएगा हमारा चेरी ब्लॉसम वाला हिसाब नहीं होगा कि 1100 अरब रुपए के केसेस माफ कराएं, नैब खत्म करें, पासपोर्ट वापस करें और वो बीमार भी ठीक हो जाएं। और इसहाक डार जो है जो यहाँ से भागे हुए थे 4-4.5 साल। मेरा स्पेसिफिक सवाल था भाई साहब कि जब इमरान खान साहब ने परसों जलसे में नारा लगाया कि खुद को न्यूट्रल कहने पर कौम आपको माफ नहीं करेगी, तो मैं जरूर जानना चाहती थी कि क्यों न्यूट्रल कहने को कौम इमरान खान साहब के ख्याल में माफ नहीं करेगी। ब्रेक की तरफ जाते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड बिलाल साहब से अहम बात पूछनी है। ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्विकली बिलाल साहब आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाई गई है, मिफ्ता साहब ने इसके ऊपर सवाल उठा दिया है और एक और बात भी की गई है जो आप तनकीद करते थे पीटीआई के ऊपर कि आईएमएफ से किए गए शराइत के ऊपर उस तरीके से सीरियस नहीं लिया गया। तो अब ये इसहाक डार साहब ने किस बेसिस के ऊपर ये फैसला किया और क्या इसके नताइज कोई निकलेंगे आगे जाके? और इसहाक डार साहब की परसों गुफ्तगू भी हुई है आईएमएफ के ऑफिशियल से, तो क्या उसके अंदर कोई तय हुआ था जिसके बाद ये फैसला हुआ? देखिए, मैं डार साहब की जो मीटिंग आईएमएफ के साथ हुई वो यकीनन हुई और वो प्रेस रिलीज भी उसकी निकली थी, तो आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाट वाज डिस्कस्ड इन दैट मीटिंग। मगर और आप सही कह रही हैं, इस दफ़ा लेवी में इंक्रीज़ नहीं किया गया, मगर आई एम श्योर इसहाक डार साहब ने आईएमएफ को इंगेज किया हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंगेज किया हुआ है, दीगर चीज़ों के ऊपर माजी में भी और हाल में भी जो प्रोग्राम के अंदर तय होती हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहती है। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आवाम तक ये बात रखना आप लोगों के लिए बहुत अहम इसलिए भी होगा क्योंकि इसके असरात होते हैं इकोनॉमी के ऊपर, इसके अंदर कोई और उसके फ्यूचर में भी असरात का हुकूमत आपके हो या किसी और। नहीं, इसमें देयर इज नथिंग हिडन, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। क्या आईएमएफ से कुछ तय करके इसहाक डार साहब ने फैसला किया? देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जिस तरह रिसेंटली एक शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज को हमने अभी के लिए वो डिफर किया था। तो वो भी अगेन उसके एग्जैक्ट उसका अल्टीमेट फेट क्या होगा उसका भी फैसला भी वज़ीर आज़म साहब करेंगे, मगर वो भी इनिशियली आईएमएफ के प्रोग्राम में इन्विजिज नहीं था, मगर वो फिर आईएमएफ से डायलॉग किया गया कि हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इसी दिखानी होगी उनको, और वो उनका बुनियादी जो हदफ है वो प्राइमरी डेफिसिट का नंबर होता है, उसके अंदर फिर हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की साइड के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर उनसे बातचीत जारी रहती है, क्वार्टरली टारगेट्स के ऊपर डिस्कशन जारी रहती है, और ख़ास तौर पर अब जो हमारे फ्लड्स के हालात हैं उसके बाद मजीद फिस्कल मामलात में फ्लेक्सिबिलिटी के मुतालिक भी बातचीत उनसे जारी है, और उनको भी और बाकी मल्टीलैटरल्स को ये बात समझनी चाहिए भी। और मेरा ख्याल है पहले गए हुए वजीर खजाना ये बात कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, उन्होंने कहा इसके ऊपर आप लोग आगे पीछे नहीं हो सकते। मिफ्ता साहब ने बात, तो डार साहब को कुछ तो सामने रखना चाहिए कि किन बेसिस पे वो बिल्कुल मुख्तलिफ फैसले कर रहे हैं। देखिए, मिफ्ता साहब ने जो बात की, मिफ्ता साहब ने वो फैक्ट शेयर किए जो उनकी डिस्कशन रही आईएमएफ के हवाले से, आईएमएफ के साथ। तो उसके बाद अब डार साहब ने और ये हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया लेवी का, और एक कांस्टेंट डायलॉग चलता रहता है, डिफरेंट इश्यूज आते रहते हैं, रिजॉल्व होते रहते हैं, इसलिए इसका मवाजना जो आपने पीटीआई के साथ किया वो इसलिए नहीं बनता बिकॉज पीटीआई ने तो आपके प्रोग्राम को अचानक स्टॉल करवा दिया। यहाँ पे फिगर फजिंग की भी बात हो रही है, जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की परसों रिपोर्ट आई, आपने कुछ लोगों को खबरें भी, आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इसको पॉइंट आउट किया है कि उसमें जो महंगाई की शरह है वो कम दिखाई गई है सितंबर के हवाले से। तो कुछ लोगों ने माजी को याद किया कि फिगर फजिंग के हवाले से इसहाक डार साहब के वक्त में ही आईएमएफ पहले भी पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टी कर चुका है। मेरे नज़दीक कोई क्राइटेरिया में जिस तरीके से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है, जो मंथली सीपीआई के नंबर्स आते हैं, मेरे इल्म में नहीं है कि उसकी जो क्राइटेरिया है या कैलकुलेशन का तरीका है उसमें कोई भी तब्दीली इस हुकूमत में आके हुई है। अगर उसके अंदर कोई खामियां हैं तो वो एड्रेस होनी चाहिए यकीनन। अब मेरा भी ये ख्याल है कि इन द पास्ट ऐसा रहा है कि जब पीटीआई की भी हुकूमत थी तो हम अक्सर आके कुछ एनेक्शर्स देखते थे जिसमें कीमतें होती थी, तो लगता था कि जो मार्केट में कीमत का रेट है वो कभी पीबीएस के डेटा के अंदर लगता था कि आटे का रेट उन्हें कम दिखाया है, मगर ये फ्लॉज कुछ ना कुछ होते हैं। मगर बिलाल साहब की जो इसहाक डार साहब इस वक्त इक़दामात उठा रहे हैं वो आईएमएफ के शराइत के उनको एतमाद में लेके, इसहाक डार साहब ने इन द पास्ट भी एक आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल भी किया, उसमें फिस्कल डेफिसिट्स भी रिड्यूस किए, ग्रोथ भी डिलीवर
डिलीवर की और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक IMF प्रोग्राम पिछले PMLN के ईयर में मुकम्मल हुआ था। इसहाक डार साहब ने अभी भी, जिस तरह आपने खुद का IMF के साथ मीटिंग की है, और मुझे यकीन है डार साहब और पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम IMF को कॉन्स्टेंटली दीगर चीज़ों पर एंगेज रखेगी। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे चलता जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि आवाम के सामने भी तमाम हकायक रखे जाएंगे कि किन बेसिस के ऊपर डील किया जा रहा है। बिलाल कियानी साहब, सदाकत अली भाई साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब वक्त जी क्विकली कह दीजिएगा। भाई साहब काम दिखाई है, उसमें सस्ती दिखाई है, ये फिगर फजिंग हुई है। इस दफा के जो फैक्ट्स आए, मैं कियानी साहब से कहता हूं चेक कर लें। इसहाक डार ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। कल के जो फिगर्स आए उसमें उन्होंने बिजली को आने वाले दिनों में इस पर डिबेट रखते हैं भाई साहब, और आपकी इकोनॉमी पे एक बड़ी अहम पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं आपको भी जरूर चाहूंगी कि उसमें हम दावत देंगे। मेरे पास आज अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हुआ। जो आपने बात की इसको हम आने वाले दिनों में जरूर इसका जायजा लेते रहेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।